नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस अचीवर हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ का प्रैक्टिस सेट संख्या 8 सॉल्व करेंगे, जो कि इसके झा सर द्वारा निकाला गया लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट से होगा, जो कि ALP के लिए निकाला गया है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा उतना ही हम और बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक कक्षा की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है, यदि पहले 13 विद्यार्थियों का औसत 70 है और अंतिम 13 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 50 है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर मध्य छात्र के अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइए इसको सॉल्व करते हैं। 25 विद्यार्थियों का एवरेज यहाँ पे कितना दिया है, 60 दिया है। शुरू के 13 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 70 है, और अंतिम 13 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, 50 है। तो 13वीं जो छात्र है उसने कितना अंक प्राप्त किया है, यही हमको निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिएगा, 13 छात्र का औसत अंक यहाँ पे 70 है, फिर 13 छात्रों का औसत अंक यहाँ पे कितना है, 50 है। तो 13 दूनी 26 हो जा रहा है, और यहाँ पे टोटल छात्रों की संख्या कितना है, 25 है। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जो यह 13 है, 13 को हम 2 बार काउंट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे छात्रों की संख्या 26 आ रहा है। तो हम यहाँ पे इस 26 छात्रों की संख्या में से प्राप्त औसत अंक में से अगर हम 25 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक को अगर घटा ले तो 13वें छात्र का अंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको निकालते हैं। अगर यहाँ पे 13 और 70 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारा यहाँ पर नंबर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसमें भी 13 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करना है, तो 13 अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इस दोनों में से, तो 70 और 50 दोनों जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, मतलब कि 120 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से माइनस करना है कितना, 25 गुना 60। तो इसके बाद में हमारे पास प्राप्त होगा 13 को जब 120 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में 0 से करेंगे तो 0, 13 दूनी 26, हाथ में बचा 2, 13 और 2 15 हो जाएगा, माइनस 25 6 कितना होता है, 150 होता है, मतलब कि 1500। 1560 में से 1500 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 60। तो यह 13वीं छात्र द्वारा प्राप्त अंक कितना आया है, मेरे पास 60 आ गया। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इसको भी हम सीख लेते हैं। जय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से स्कूल की ओर जाता है और 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी गति बढ़ा दे तो स्कूल जाने में 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो दोस्त ध्यान रखिएगा, इसका एक निंजा टेक्निक होता है, एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, S1 गुना S2 बट्टा S2 माइनस S1 और टोटल टाइम चेंज। ठीक है, तो यहाँ शुरुआती स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर, और अंतिम स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ 13 में से अगर 10 जाएगा, 13 माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम चेंज कितना आ रहा है, 5 मिनट यहाँ देरी से पहुंच रहा है, यहाँ 4 मिनट,
पहले पहुंच रहा है, तो टोटल चेंज कितना आएगा 9 मिनट का। तो यहाँ 9 मिनट, इसी को आवर में चेंज करेंगे तो यहाँ 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो d बराबर यहाँ पे वैल्यू आएगा 10 गुना 13/3 गुने 9/60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर बच जा रहा है कितना 13/2, जो कि 6.5 किलोमीटर के बराबर आएगा। तो हमारा इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आ गया, जो कि बहुत इजी है। आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 + 5 डिवाइडेड बाई बड़ी ब्रैकेट 5 प्लस यहाँ पे 8 है और डिवाइडेड का साइन है यहाँ पे, तो इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज कर दे और यहाँ पे कितना है 3/2 इसका यहाँ पे आएगा, तो इस यहाँ पर पलटने पर क्या हो जाएगा 2/3 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से फिर एक हम माइनस कर लेंगे। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो 5 में से अगर एक माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे 2 + 5 डिवाइडेड बाई 4 + 8 दूनी कितना हो जाएगा 16/3। फिर हम आगे की ओर चलेंगे, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 4 तो 12, 12 दूनी 24, 24 4 कितना हो जाएगा 24 4 28 हो जाएगा, 28/3 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे अगर अगला स्टेप लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, इसको हम ऊपर की ओर लिखते हैं 2 + 5 और यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं गुना में, तो 3/28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ थोड़ा हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे की ओर देखेंगे यहाँ पे क्या आता है नेक्स्ट की ओर। फिर यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 15/28। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा, तो 28 दूनी कितना हो जाएगा 56 + 15। तो इसको यदि आप ऐड कीजिएगा तो 71/28 आ जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, एक त्रिभुज का आधार उसे बराबर क्षेत्रफल वाले समानांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। ठीक है, मतलब कि समानांतर चतुर्भुज का अगर बेस 3 यूनिट है, मतलब 3x है, तो त्रिभुज का जो आधार है, ठीक है, वह x होगा। ठीक है, तो और दोनों का क्षेत्रफल क्या है, इक्वल है। तो आइए हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार की जगह कितना है x हो जाएगा, ऊंचाई के नहीं दिया है, ऊंचाई का रेशियो निकालना है तो h1 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस कितना है 3x दिया है और हाइट क्या हो जाएगा h2 हो जाएगा, तो h1 से h2 को रेशियो निकालना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे h1/h2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x 3x है और यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x हो जाएगा और बट्टा में x चल जाएगा, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 6/1। तो हाइट का रेशियो हो जाएगा 6:1। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलते हैं
यह अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हम ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 3, तो हमको वैल्यू निकालना है ए क्यू प्लस 1/a क्यू। तो इसका कॉन्सेप्ट आप पहले यहाँ पे सीखेंगे। जब भी ए क्यू प्लस 1/a क्यू का वैल्यू हमको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस 1/a बड़ी ब्रैकेट ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर -3, यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले a प्लस 1/a का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं a² प्लस 1/a² दिया है, मतलब यह कंपैरिजन आप कर सकते हैं a² प्लस b² से। ठीक है, तो यदि हम दोनों तरफ 2 ऐड कर दें तो यहाँ पे a² प्लस 1/a² प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए कि a प्लस b के होल स्क्वायर पर यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5। तो अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली वैल्यू निकल के आ जाएगा a प्लस 1/a इज इक्वल टू √5 के बराबर। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। उससे पहले हम थोड़ी यहाँ पे जगह बना लेते हैं, तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 1/a की जगह √5 इंटू √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 - 3। ठीक है, तो √5 गुने 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो फाइनली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2√5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पाइप टंकी से है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं और सी भरने वाला पाइप है। ए और बी पूरे भरे टंकी को 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। जबकि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक के 1/9 भाग को खाली करने में एक से ही 1/4 घंटे का समय लगता है। तो पाइप सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने घंटों में भर सकता है। ठीक है, तो आइए हम इसको सीखते हैं। यहाँ पे ए हो गया बी हो गया, यह दोनों खाली करने वाला क्या बोलते हैं पाइप है, तो इसको माइनस से साइन कर देंगे और जो भरने वाला होता है तो उसको प्लस करते हैं। तो यहाँ पे ए कितना देर में खाली करेगा 15 घंटा में और बी 18 घंटा में। जबकि तीनों पाइप को खोला जाता है ए प्लस बी प्लस सी को, तो यह 1/9 भाग को एक से ही 1/4 घंटों में खाली करता है। तो टोटल हमको टाइम निकालने के लिए तीनों जो मतलब कि पूरे टंकी को कितना देर में खाली कर देगा, यह हमको पूरा एक बार में निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको तो पहले हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्रैक्शन के रिवर्स करके, तो 1/9 को रिवर्स करेंगे तो 9/1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45/4, मतलब कि 45/4 घंटों में टंकी खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इफिशियंसी निकालते हैं, तो यहाँ पे इस सभी का एलसीएम 90 आ जाएगा। तो 15 × 6 = 90, 18 × 5 = 90, 45 × 90 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खाली देखिए कितना कर रहा है 6 × 5 = 11 यूनिट, लेकिन यहाँ तीनों जब एक साथ काम कर रहा है तो कितना यूनिट खाली हो रहा है 8 यूनिट। तो मतलब कि सी जो है 3 यूनिट भरने का काम कर रहा है, तो सी का इफिशियंसी 3 यूनिट आ गया। ठीक है, 3 लीटर प्रति हिसाब से वह प्रति घंटे भरेगा टंकी का।
तो क्वेश्चन के अनुसार टंकी का कैपेसिटी कितना है 90 लीटर। तो इसका 2/3 भाग मतलब 3 × 9 और 30 दूनी 60 मतलब 60 लीटर पानी भरने में सी को कितना समय लगेगा। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी के 6 मतलब कि 20 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास बी उत्तर हो जाएगा। तो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे इसको भी देखते हैं। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर प्रत्येक को 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले में ढाला जाता है। तो छोटे गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस जब भी पिघलाकर किसी अदर चीज में कन्वर्ट करता है या सेम चीज में बदलने का कोशिश करेगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, आयतन इक्वल कर देंगे दोनों का। तो हम जानते हैं कि गोला का आयतन क्या होता है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो गोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी वाले आयतन को छोटे वाले आयतन से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, बड़ी आर का क्यूब बटा छोटी आर का क्यूब। तो इसको हम ओवरऑल लिख सकते हैं, गोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी आर बटा छोटी आर का होल क्यूब। ठीक है, तो बड़ी आर का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 10.5 और छोटी आर का वैल्यू कितना दिया है 3.5 और इसका कितना कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 35 या 105 हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो टोटल गोलों की संख्या, छोटी गोलों की संख्या कितना आ गया हमारा 27 उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की 10 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। यदि ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो ए का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए हो गया और बी हो गया। ए का उम्र अगर x है तो इसका उम्र हो जाएगा x + 9, तभी तो ए बी से 9 वर्ष बड़ा होगा यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेते हैं 10 वर्ष बाद ए की आयु। तो 10 वर्ष बाद ए की आयु कितना हो जाएगा, इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 10 9 19 हो जाएगा। ठीक है, 10 बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु, तो इसमें से 10 वर्ष घटा देंगे, आयु की 2 गुनी है मतलब यह दोनों इक्वल होगा। तो x + 19 बराबर कितना हो जाएगा 2x - 20। तो यहाँ पे इस x को इधर ले जाएंगे और इस 20 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है a का वर्तमान आयु क्या है। तो a का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा यहाँ पे 39 + 9 मतलब कि 48 आ जाएगा उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणनीय चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं साधारण ब्याज मतलब सिंपल ब्याज होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट के मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे 4 साल में जो 8% के दर से हम राशि उधार देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया है। तो हम यहाँ पे 4 साल का साधारण ब्याज क्या होता है 8% के हिसाब से SI4 बराबर
प्रतिशत कितना है 8% के हिसाब से 4 वर्षों में, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 32% इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, जबकि यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 4 साल का 8% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 36.04896% इतना आएगा। ठीक है, और इसी दोनों का अंतर जो है, ठीक है, इसी दोनों का अंतर हमारे पास दिया हुआ है। तो 36 में से 32 जाएगा तो 4.04896%, इसी का वैल्यू हमारे पास 20 रुपए दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 100% का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, कोई भी मूलधन होता है वह अपने आप में 100% होता है। तो जब इसको हम इधर डिवाइड में ले जाएंगे तो इधर हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसके लिए। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए कितना हो जाएगा 20 गुना 100 बटा 4.04889 ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा 493.96 के अप्रोक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे 493.96 ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 सिंप्लीफिकेशन से है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 तिरका 18 प्लस 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बार में जाएगा, 3 दूनी 6 तो -3 -9 प्लस यहाँ 4 3 12 12 6 72 प्लस 6 प्लस 42 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करते हैं 18 5 23 माइनस 9 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 42। तो यहाँ पे अगर इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 23 में से 12 घटाएंगे तो 11 11 6 17, तो 17 और 42 कितना हो जाता है 59। ऑप्शन नंबर हमारा सी उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 39 में क्या कहता है 240 का 35%। तो 240 का 35% यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे 240 गुने 35% है तो बट्टा में 100 आ जाएगा, प्लस 280 गुने 55% तो बट्टा में 100 आ जाएगा, बराबर 714 का मतलब गुना होता है, वाट की जगह अगर कुछ नहीं है तो 1 से लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटते हैं तो 14 बार में जाएगा, यहाँ 5 बार में, यह 11 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी अगर 2 से काटते हैं तो 12 बार में जाएगा, यहाँ 5 बार में, 5 से 7 बार में, तो 12 सते 84 प्लस 14 में 11 से गुना करेंगे तो 14 के 4 हाथ में 14 वो 15 बराबर 714 100 जाएगा। जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 1 1 2 238 बराबर 714 100 जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको आगे की ओर सिंप्लीफाई करें उससे पहले हम थोड़ा यहाँ स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 238 बट्टा 714, तो 8 तिरका 24 मतलब कि यह 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/3 आंसर होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 45% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या का 130% हो जाता है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होता है। मान लेते हैं पहली संख्या ए हो गया, दूसरी संख्या बी होगी। पहली संख्या का 45% हटाएंगे बट्टा में 100, दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, मतलब दूसरी संख्या में जोड़ देंगे
तो यह दूसरी संख्या का 130% प्राप्त होता है। तो 130/100 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 45A प्लस 120/100 बराबर 130B/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। b को अगर हम इधर भेजेंगे तो 45A बराबर 130 में से 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30B हो जाएगा। तो यहाँ पे A से B का रेशियो क्या आ जाएगा, तो A से B का रेशियो यहाँ पे आ जाएगा 30/45। इसको अगर हम 15 से काट ले तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए उत्तर हो जाए। फिर हम चलते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यह आपको होमवर्क में क्वेश्चन एक दे रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा ताकि आपका रेस्पॉन्स हमको पता चल सके। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 49 का आ गया। 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत कितना है, 55 था, और 14 पारियों के बाद उसका स्कोर बढ़ करके कितना हो गया, 60 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाया थे तो उनकी 13वीं पारी में कितने रन है। ठीक है, तो यहाँ 13वीं पारी हो गया, यहाँ 14वीं हो गया। तो इसमें यदि x रन मारा है तो 14वीं पारी में x प्लस 20 रन मारा है, तो यहाँ 12 पारियों का स्कोर कितना है, 55। ठीक है, और यहाँ पे 14 पारियों का स्कोर कितना है, 60। तो 14 छक कितना होता है, 14 छक 84, तो 840 स्कोर हो जाएगा। और यहाँ 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 और 6 66 हो जाएगा। इस दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 13वीं और 14वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या हमारे पास आ जाएगा। तो इसको घटाने के बाद में कितना आएगा, 0 में से गया तो 0, 14 में से 6 गया तो 8, और 7 में से 6 गया तो 1। ठीक है, 180 रन बनाया है 13वीं और 14वीं पारी में। तो यहाँ पे कितना है, 2x प्लस 20। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं। अगर 180 में से 20 जाएगा तो 160, 160 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो 13वीं पारी में कितना रन बनाया है, 80 रन, और 14वीं में 100 रन बनाया है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 13वीं पारी में कितना रन बनाया, तो 80 रन, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज व दूसरे तीसरे वर्ष के अंत में प्राप्त की गई राशि 1800 और 1944 है तो ब्याज दर याद कीजिए। एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जब एक साल के लिए मतलब पहले साल के लिए जो होता है दोनों का वैल्यू समान होता है, और उसके बाद में सेकेंड साल, थर्ड ईयर, इस प्रकार जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका वैल्यू बढ़ते चला जाता है, क्योंकि वह इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेता है। तो यह तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया और थर्ड ईयर हो गया। तो पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है। तो क्वेश्चन में दिया है दूसरे वर्षों में प्राप्त राशि कितना है, 1800, और तीसरे में 1944। तो 1800 से 1944 कितना गया, 144 रुपया एक्स्ट्रा मिला है 1800 का इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 144/1800 हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0
कैंसिल, तो 18 अठे 144, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 8%, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 150 मीटर ऊंची इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। इमारत बी के तल पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है और इमारत बी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इमारत बी हो गया, यहाँ पे इमारत ए हो गया। ठीक है, इमारत ए और बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री, जबकि पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो 45 डिग्री के सामने में यह यदि √3 यूनिट है तो बेस भी हो जाएगा √3 यूनिट, और 60 के सामने √3 दिया हुआ है तो 30 के सामने 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 150 दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा इमारत बी की ऊंचाई का टोटल कितना हो जाएगा, √3 + 1, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150 × √3 + 1, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री का है गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए चित्र में BC व DE जो है यह दोनों समानांतर रेखा है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर, जबकि समलंब चतुर्भुज BCE और D का कितना है 24 है, और D और E का लंबाई जो है 14 दिया है, तो BC का लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी होता है त्रिभुज का, इसका जो क्षेत्रफल का रेशियो जो होता है उसके भुजा के रेशियो के बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल 24 है और इसका क्षेत्रफल 25 है, तो टोटल पूरा क्षेत्रफल त्रिभुज का कितना हो जाएगा, त्रिभुज ए डी और ई का क्षेत्रफल 49 हो जाएगा। तो डी ई कितना है, डी और ई 14 दिया है, बीसी के पूछ रहा है, मतलब लंबाई बीसी बटा डी और ई कितना है 14 है, बराबर इसका क्षेत्रफल के वर्ग रूट के बराबर होता है। तो वर्ग रूट ले लेते हैं यहाँ पे, छोटे त्रिभुज का 25 और पूरा बड़े त्रिभुज का 49, तो कितना हो जाएगा BC बटा 14 बराबर 5/7, तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी के 10, तो BC बराबर हो जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहता है, 680 को PQ और R के बीच में विभाजित किया गया। P को Q का 2/3 हिस्सा मिलता है और Q को R का 1/4 हिस्सा मिलता है, तो R का हिस्सा बताइए। तो सबसे पहले हम रेशियो बैलेंस करते हैं। तो P को कितना मिलता है, Q का 2/3, जबकि Q को R का 1/4 मिलता है। तो हम यहाँ पे रेशियो बैलेंस करने के लिए इसको हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, P बटा Q को लिख सकते हैं 2/3, और यहाँ Q बटा R को लिख सकते हैं 1/4। यहाँ Q का वैल्यू 1 है, यहाँ Q का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो P Q और R का रेशियो निकल करके आ जाएगा 2:3:1, कितना हो जाएगा 4×3=12। ठीक है, तो अब इस सब का तो काम नहीं है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से पूछ रहा है R का हिस्सा कितना है, तो R कितना है 12, टोटल कितना है 12 3 15 2 17, 17 गुने 680, 17 चौका 68, 12 चौका 48, 480 आ जाएगा।
तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया आपको मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन। इसको आप बहुत ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। एक जार में मिल्क और पानी मतलब वाटर का अनुपात कितना है? 3:1 है। इसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद भी इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो सेम ही रहेगा और इसमें 3 लीटर शुद्ध दूध डालने के बाद में यह अनुपात बदल के हो जाता है 4:1। तो पानी तो नहीं मिला है, तो यहाँ 1 लीटर है, यहाँ 1 लीटर है, सेम है। यहाँ कितना बढ़ा है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 3 लीटर। तो यहाँ का क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9 और यहाँ पर 3, 9 3 12 लीटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 12 लीटर जब भी यहाँ पे हो जाएगा तो इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 लीटर तो हम निकाल लिए हैं, तो 12 4 कितना हो जाएगा? 16 लीटर शुरुआती मिश्रण है। और शुरुआती मिश्रण में पानी की मात्रा कितना है? पानी की मात्रा 1 यूनिट है। 1 का बटा टोटल कितना है? 4 गुने 16, तो 4 चौका 16। तो इनिशियल मात्रा में कितना हो जाएगा? 4 लीटर पानी हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। समीकरण x² - 12x + k = 0 है। इसका एक वर्ग मतलब कि इसका एक शून्यक दे दिया है 3, तो दूसरा शून्यक पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम k का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू पुट करके तो 3 का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9 - 12 तिहाई 36 + k = 0। तो k बराबर कितना आ जाएगा? 36 में से जब 9 को घटाएंगे तो 27 आएगा। 27 इधर माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा। तो k की जगह तो 27 आ गया। तब यहाँ पे देखते हैं x² - 12x माइनस के माइनस में प्लस हो जाएगा यहाँ पे 27 बराबर 0। तो इसका दूसरा शून्य क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको गुणनखंड करते हैं तो 9 तिया 27 जोड़ने पर 12 और गुना करने पर 27, तो 9 और 3 आ जाएगा। तो 9 और 3 आ जाएगा। यहाँ पर इसका शून्यक आ जाएगा 9 और 3। तो एक शून्यक तो हमारे पास 3 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो दूसरा शून्यक कितना हो जाएगा? x = 9, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज का लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो के लास्ट में आप जरूर क्वेश्चन का आंसर डालें जो हम आपको होमवर्क में दिए हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।